ह्यूमन राइट्स चैप्टर 1। अब यहाँ पे हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है और ह्यूमन राइट्स जो है उसका नेशनल और इंटरनेशनल स्फीयर में मतलब बेसिकली वहाँ पे क्या सीन है, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से ह्यूमन राइट्स को गवर्न करती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हर एक इंसान को दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं, वाई? बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन। मैं एक इंसान हूँ, तो इंसान होने के ही नाते एक बेसिक जीवन जीने के लिए जो सारे राइट्स मेरे पास में होने चाहिए, वो सारे के सारे राइट्स ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। मीन्स टू बेसिकली द राइट्स विच विल मेक मी लिव अ डिसेंट लाइफ। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो सारे राइट्स किसी भी इंसान के पास में होना चाहिए, वही यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। एंड इनको देने का मेन रीज़न बस इतना ही है कि हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे पास मतलब कम से कम ये राइट तो होना ही चाहिए। So, as per the United Nations, human rights are the rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or other statute. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हर एक इंसान को दिए जाते हैं, और इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए नहीं कि वो इस एरिया में रहता है या फिर वो इस तरीके का है। वो राइट्स जो कि हर एक इंसान को मिलता है और जिसके ऊपर में कोई भी ऐसा बेसिकली बैरियर या फिर कोई कंडीशन नहीं लगाया जा सकता कि तुम इस टाइप के इंसान हो तो तुमको हम इस टाइप का ह्यूमन राइट देंगे, और तुम उस टाइप के इंसान हो तो तुमको हम उस टाइप का ह्यूमन राइट देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स। मतलब बेसिकली जो राइट्स हर इंसान को बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिलना चाहिए। नाउ ह्यूमन राइट्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड आर रेगुलरली protected as substantive rights in substantive law, municipal law, and international law. They are commonly understood as inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply because he or she is a human being, and which are inherent to all human beings regardless of their age, ethnic origin, locality, language, religion, ethnicity, or any other statutes. They are applicable everywhere and every time in the sense of being universal, and they are egalitarian in the sense of being the same for everyone. मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड राइट्स नहीं है, ये बस सिंपल या फिर मॉरल राइट्स या फिर हम बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल्स भी इन लोगों को कह सकते हैं, जो कि हर एक इंसान को दिए जाते हैं। और इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो एक इंसान है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ये करने का हमें ज़रूरत नहीं होता है कि ये चीज़ यहाँ पे अगर सेटिस्फाई होगा तो दिया जाएगा और ये चीज़ अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। ह्यूमन राइट्स जो है वो हर एक आदमी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज़ और हु ही इज़ वो उसे दिया जाता है। एंड जो ह्यूमन राइट्स होता है उसको अलग अलग जगह पे मतलब उसको अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेक्ट भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड एट एवरी टाइम इन द सेंस ऑफ बीइंग यूनिवर्सल, एंड दे आर एग्लिटेरियन इन द सेंस ऑफ बीइंग द सेम फॉर एवरीवन. They are regarded as requiring empathy and the rule of law and imposing an obligation on the persons to respect the human rights of others, and it is generally considered that should not be taken away as an accept of result of due process based on specific circumstances. And ये ऐसे ही किसी से नहीं छीने जाते हैं। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर बेसिकली अगर कोई रीज़न वगैरह है तो उस केस में एक अलग बात है, बट नॉर्मली इनको नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद तो खैर यहाँ पे जो बातें हैं वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। The doctrine of human rights has been highly influential within international law and global and regional institutions, actions by states and non-governmental organizations. खैर ये सब हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स का बेसिकली मतलब होता है वो राइट्स जो कि हर एक इंसान को दिए जाते हैं या फिर देने का भी ज़रूरत नहीं है। वो राइट्स जो कि हर किसी के अंदर में इनहेरिटेड होते हैं या फिर वो पहले से ही उनको ले करके
उनको लेकर के वो पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है, यानी एक इंसान होने के नाते इंसान ताकि वो बना रह सके उसके लिए जो जो राइट्स उसे मिलना चाहिए वो सारे के सारे राइट्स ह्यूमन राइट्स के अंदर में आते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का राइट नहीं है, ये बस सिंपल या फिर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और इनको ताकि कोई वायलेट ना करे, ये अच्छे से अप्लाई हो सके, तो इसके ऊपर में लीगल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स हर जगह सेम होते हैं, जनरली सेम होते हैं, और ये हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, और किसी से भी ये ऐसे ही नहीं छीना जा सकता कि जस्ट बिकॉज कि मतलब ऐसे ही नहीं छीना जा सकता। अगर छीनना है तो कोई स्पेसिफिक सरकमस्टांस वहाँ पे होना चाहिए, तो उसी सिचुएशन में ये उनसे छीना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद खैर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो याद भी नहीं रहने वाला है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में, वो है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली बात की जा रही है उन इंटरनेशनल लॉज के बारे में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को गवर्न करते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे बेसिकली बोला गया है। अब जो सबसे पहला यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ द मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट का लॉ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट लॉ, जो कि हर एक मतलब बेसिकली अगर हम कभी भी बात करते हैं इंटरनेशनल स्फीयर में ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948. Although it is not legally binding instrument, the declaration was adopted for the purpose of defining the human rights and fundamental freedoms referenced in Article 55C of the UN Charter, which all UN member states are obligated to observe and respect. The declaration has proven to be enduring and influential. Many UN member states have incorporated the principles set forth in the declaration in their national constitutions. These principles also provide a foundation for many of the core human rights treaties subsequently drafted under the auspices of the UN and for regional treaties and national laws enacted to safeguard the human rights. जैसा कि मैंने कहा कि जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट है उसमें जो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट का कोई अगर लॉ है तो वो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही है। ये सबसे बेसिक लॉ है जो कि 1948 में बनाया गया था, और इसका काम ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स यहाँ पे क्या होंगे उनको बताना, और कौन कौन से ह्यूमन राइट्स होंगे उनको यहाँ पे बताना। और ये जो लॉ है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल है कि लगभग में हर एक देश ने इस लॉ को अपने दिमाग में रखते हुए यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जो लॉज हैं उनको यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है, अब देखो ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मतलब बेसिकली दिस इज़ द जनरल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का लॉ, बट इसके बाद जो भी यहाँ पे लॉज होंगे वो उनके नाम से ही हम उनको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये जो है द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अब इसका नाम ही से हमें समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल स्फीयर में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए या फिर कोई आदमी जब एक पॉलिटिकल लाइफ जीता है, यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब वो नेतागिरी की बात नहीं हो रही है। पॉलिटिकल एंड सिविल का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो उस टाइम पे जो जो लॉज हमें ज़रूरत होती है उन लॉज को यहाँ पे डिफाइन करना। सो द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट कमिट्स नेशन टू रेस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट टू ड्यू प्रोसेस and a fair trial. It was adopted by the UN General Assembly on 16th of December 1966 and was entered into force on, ये सब खैर हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे important नहीं है। The covenant has 173 parties and 6 more signatories without ratification, most notably the People's Republic of China and Cuba. North Korea is the only state that has
that has tried to withdraw the ICCPR is considered a seminal document in the history of international law and human rights, forming part of the International Bill of Human Rights along with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Universal Declaration of Human Rights. Compliance with the ICCPR is monitored by the United Nations Human Rights Committee, which reviews regular reports of state parties on how the rights are being implemented. States must report 1 year after acceding to the covenant, 1 year after acceding to the covenant, and whenever the committee requests, usually every 4 years. The committee normally meets at the UN office at Geneva, Switzerland and typically holds 3 sessions पर ईयर। तो लास्ट में जो बातें हैं वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो ICCPR है या फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये बेसिकली एक आदमी जब एक सोसाइटी में रहता है या फिर बेसिकली एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, वो नेतागिरी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जब वो एक सोसाइटी और एक सिविल सोसाइटी में रहता है तो उस सोसाइटी में उसको कुछ राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं अगर एक सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं अपने तरीके से जो अपना रिलीजियन है उसको फॉलो कर सकूँ और उसको प्रोपगेट कर सकूं। फिर जब मैं एक सोसाइटी में यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे पास ये एक अधिकार है कि मैं एक जीवन जी सकूं और सभी मतलब एक पोल्यूशन फ्री जो लाइफ है वो मैं यहाँ पे जी सकूं। तो बेसिकली एक सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी में जब भी कोई आदमी रहता है तो उसे भी राइट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये राइट्स को गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है एक लॉ को बनाया गया था, जो कि 1966 में यहाँ पे बनाया था। अब इसमें टोटल 173 यहाँ पे पार्टीज़ हैं और इसमें 173 वो लोग हैं जिन लोगों ने वो कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ ने इनको यहाँ पे बेसिकली रैटिफाई किया है। रैटिफाई मतलब इसको अपने कंट्री में भी लागू किया है, इसको लीगली यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। बट 6 ऐसे देश हैं इसके अलावा भी जिन्होंने अभी तक इसे रैटिफाई नहीं किया है, बट फिर भी वो इसको मानते हैं। एंड एट द लास्ट नॉर्थ कोरिया ने इसके साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो कोई ह्यूमन राइट है ही नहीं। अब अगर हम इसकी यहाँ पे मेनली बात करें तो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का कमेटी है वो इसको यहाँ पे मॉनिटर करता है कि ICCPR का यहाँ पे काम क्या हो रहा है। और कोई भी कंट्री जब ICCPR को रैटिफाई करती है या फिर उसके साथ जुड़ती है तो उसके 1 साल के अंदर में उसको बताना पड़ता है कि उसने ICCPR के हिसाब से अपने देश में क्या काम किया है और यहाँ पे कैसे किया है। और उसके अलावा जब भी वो UN की जो कमेटी है वो उससे मांगती है कि आपने क्या काम किया, मतलब बेसिकली एक रिटर्न टाइप का, तो उस टाइम भी उसे जो है ये यहाँ पे देना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं कमेटी के, तो ये जो कमेटी है ये जिनीवा में है और 1 साल में यहाँ पे 3 या 4 बार जो है वो सेशंस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड यहाँ पे कल्चरल राइट्स। अब ये जो बेसिकली ये हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे राइट्स के बारे में बात की गई है जिन राइट्स को हमें एक सोसाइटी में रह करके चाहिए होता है। बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो द इंटरनेशनल Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is a multilateral treaty adopted by the UN General Assembly on 1966 through and came into force। ये तो खैर उसमें हमारा उतना बात नहीं है। It commits its party to work toward the granting of economic, social and cultural rights to all individuals, including those living in a non-self-governing and trust territories, the rights to include labor rights, the right to health, the right to education, and the right to an adequate standard of living. As of February 2024, the covenant has 172 parties. Further, 4 countries, including the United States, have signed but not ratified the covenant. The ICC is part of the International Bill of Human Rights along with the ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बेसिकली वही बातें यहाँ पे बताई गई है, बट बस इसी का जो ये है मतलब स्कोप जो है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। वो जैसे वहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता था, ये यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और अगर बात करें तो कल्चरल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात करता है, जो कि है उसी के जैसा। बट यहाँ पे बेसिकली वो जो ICCPR है वहाँ पे जो राइट्स के बारे में बात किया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड ज़्यादा इमीडिएट नीड वाले हैं। बट यहाँ पे जो है उनको थोड़ा सा ये मतलब बेसिकली यहाँ पे जो राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा
दैट इज़ सेकेंडरी टू दैट, ठीक है। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का जो यहाँ पे चार्टर है वो भी बेसिकली एक इंटरनेशनल बिल में ही उसका भी गिनती आता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड चार्टर का आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56 ये दोनों ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं दैट द यूएन शैल प्रमोट यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू, मतलब बेसिकली आर्टिकल 55 से ये कहता है कि हर एक आदमी को ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेगा कि हर किसी को यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मिल रहा है, वो भी बिना किसी तरीके के इसके क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन के। और आर्टिकल 56 ये कहता है कि ऑल मेंबर्स प्लेज देमसेल्व्स टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट एंड पर्पस सेट फोर्थ इन आर्टिकल 55। मतलब बेसिकली जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 55 है वो ये कहता है कि जो यूएन है वो हर एक आदमी को ह्यूमन राइट्स देने की कोशिश करेगा जिससे कि हर किसी को ह्यूमन राइट मिल सके और यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। और अगर आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं तो ये हर एक मेंबर्स के ऊपर में एक ये लगा देता है कि जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स इन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो लोग यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट करके यहाँ पे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको अचीव करने के ऊपर में ध्यान दे। इसके बाद है अब जनरल असेंबली ने जो है बहुत सारे बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया जो कि इन दोनों प्रिंसिपल्स के हिसाब से यहाँ पे काम कर सके और ये देख सके कि ये जो दोनों जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बेसिकली बताए गए हैं वो वहाँ पे कंप्लाई हो सके। अब मेनली जो हमारा ये है इंटरनेशनल जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें यही सारी चीज़ें आती हैं, बट इसके अलावा भी 2-3 यहाँ पे लॉज हैं जिनको भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो यही है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब हम जानते हैं कि बहुत मतलब जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक स्फीयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब्यूज्ड है और वो है बच्चों के साथ। बच्चों का ट्रैफिकिंग हो गया, बच्चों का एब्डक्शन हो गया, बच्चों का किडनी निकाल करके बेचना, बच्चों के साथ बच्चों को प्रोस्टिट्यूट्स बनाना, बच्चों को जुवेनाइल ऑफेंडर्स बनाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। और जो देश जितना पीछे है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये और बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से एक बच्चे के साथ जो यहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे रोका जा सके ताकि बच्चों का जो ह्यूमन राइट्स है वो यहाँ पे ये किया जा सके, बढ़ाया जा सके। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है इसको यहाँ पे एनफोर्स किया गया था, ठीक है। और ये 1959 में आया था। देखो बहुत ज़्यादा इसमें माथा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें माथा देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसका जो नाम है नाम से ही हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर तुमको इंटरनेशनल बिल के बारे में अगर यहाँ पे पूछता है तो तुम सबसे पहले वहाँ पे ये बताओगे कि वो जो बिल है उसका मतलब नाम से ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो बिल यहाँ पे किस मैटर पे डील करता है। फिर ये बता देना कि यूएन ने इसके हिसाब से अलग अलग बॉडीज़ को यहाँ पे बना करके रखा है और अलग अलग कंट्रीज़ ने भी इन सभी को अपने यहाँ पे अप्लाई किया है। और अगर 2-3 एग्जांपल्स वहाँ पे याद हो तो वो वहाँ पे लिख देना। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अब जिन लोगों का मतलब जो बेसिकली जो अपाहिज लोग होते हैं या फिर जो लोग विकलांग होते हैं तो वो उन विकलांग लोगों के साथ कोई चीज़ गलत ना हो जाए, वो जो विकलांग लोग हैं वो लोग अपना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, इन्हीं चीज़ को सोच करके ये यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट, अब याद रखना ये एक बहुत बड़ा बात है कि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब जितने भी लॉज की हमने यहाँ पे बात की है वो ऐसा नहीं है कि अगर उसके बारे में कोई कंट्री कुछ नहीं करती है तो उनको वहाँ से मतलब बेसिकली मतलब उनको सज़ा दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये बेसिकली एक एडवाइस के जैसा सारे के सारे लॉज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन जो है ये 1975 9 दिसंबर 1975 को ये बनाया गया था एंड इट इज़ द 3447th resolution made by the assembly. As a resolution of the assembly, it is not binding on the members nation but it forms a framework that may be drawn on for the purpose of international and domestic laws. It consists of a lengthy preamble and 13 proclamations that
ब्रॉडली प्रमोट द राइट्स ऑफ दोज हु विद डिसेबिलिटी। मतलब यहाँ पे 13 प्रोक्लेमेशंस या फिर 13 ऐसे प्रोविजंस के बारे में बताया गया है जो प्रोविजंस ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। फिर इसके बाद है वियना डिक्लेरेशन। अब ये जो वियना डिक्लेरेशन है ये जो वियना डिक्लेरेशन है ये यहाँ पे कोई बहुत मतलब ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में यहाँ पे नहीं आता है। वियना डिक्लेरेशन जो है इट वाज अडॉप्टेड ऑन 25 June 1993, the position of the United Nations High Commissioner for Human Rights was recommended by this declaration and subsequently created by General Assembly resolution। मतलब बेसिकली ये एक जनरल तरीके का लॉ है जो कि सभी तरीके के ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे कंसिडर करता है। एंड डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इज अ लीगली नॉन बाइंडिंग। ये इंडिजिनस का मतलब एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इंडिजिनस पीपल का मतलब बेसिकली वो लोग होता है जो कि बहुत मतलब आज भी वो लोग उसी पुराने तरीके से रहते हैं जो कि जिस तरीके से वो पहले रहते थे। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बेसिकली सभी लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, मैक्सिमम लोग हो गए हैं, बट अभी भी अंडमान और जितने भी लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो कि इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। इंडिया ऑल्दो वो हैं इंडियंस ही, बट स्टिल दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। उनको वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार वहाँ पे आई, इंडिया में चल क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है। वो लोग सिंपली अपना जो जीवन है वो आज भी उसी तरीके से आदिवासी की तरह अभी भी वो गुजार रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इंडिजिनस पीपल यहाँ पे कहा जाता है। अब ये जो इंडिजिनस पीपल होते हैं ये बेसिकली सोसाइटी में मिल करके नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनका जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो सके, क्योंकि बेसिकली अगर तुमको अपना ह्यूमन राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है तो तुमको सोसाइटी में रह करके कुछ एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे, बट ये लोग उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे इंडिजिनस पीपल के साथ कुछ गलत ना हो जाए तो उनके लिए भी ये डिक्लेरेशन वगैरह जो है यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, जिससे कि वो लोगों के पास भी यहाँ पे जो है अपना जो भी ह्यूमन राइट्स एक नॉर्मल आदमी को मिलता है वो ह्यूमन राइट्स इनको भी यहाँ पे मिल सके। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिफाइन ह्यूमन राइट्स। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग आते हैं ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में ह्यूमन राइट्स जो है यहाँ पे कैसे डेवलप हुआ, मतलब बेसिकली हमें जो है यहाँ पे हिस्ट्री के ही बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेनली 3 तरीकों से जो है वो देखेंगे। सबसे पहला है एकदम एंशिएंट इंडिया का, फिर हम लोग देखेंगे मेडिवियल इंडिया का, मतलब जो अभी 400-500 साल पहले क्या था, और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न इंडिया का। सो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया has deep roots within Indian political thinkers and philosophers dating back to ancient civilization. In antiquated India, legal principles were founded on dharma, which aimed to promote the well-being of all beings and prevent harm among them, as evident in epics like Ramayana and Mahabharata. The Bhagavad Gita emphasizes righteousness as the core of dharma. The Upanishads regard dharma as the fundamental underpinning of the entire universe. The Vedas and Smritis advocate the concept of Vasudeva Kutumbakam, portraying the world as unified family. All 4 Vedas underscore equality and dignity for every human. Buddha's teachings played a significant role in safeguarding human rights. The renowned King Ashoka efficiently established a welfare state for his subjects, ensuring basic freedom and rights. Consequently, it is evident that ancient Indian literary works actively promoted and endorsed human rights, liberty, freedom, and equality for all individuals, regardless of discrimination based on caste, creed, जेंडर, सेक्स और रिलीजन। मतलब
एंशियंट इंडिया में भी अगर महाभारत और रामायण के टाइम पे देखें तो वहाँ पे भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो एग्जाम्पल्स वगैरह है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब जैसे अगर बेसिकली बात करें तो अब जैसे महाभारत में एक सीन था जहाँ पे बेसिकली, अब ये देखो, ये वही लोग बता पाएंगे जो जिन लोगों ने उसको यहाँ पे डीपली स्टडी किया है। हम जैसे लोग जिन्होंने बस अपना धर्म नाम मात्र के लिए जाना हुआ है, वो लोगों को जब तक पूरा नॉलेज नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे इस बात को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली अब हमें यहाँ पे हमारे धर्म के बारे में क्या दिखाया गया है उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत लोगों को ये सही नहीं लगेगा, और अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो बहुत लोगों को ये भी जो है यहाँ पे सही लगता है। अब रामायण में भी यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे अगर बात करते हैं तो पहले के ज़माने में ये होता था कि जो भी राजा वगैरह होते थे तो उन राजा के पास हर एक आदमी जाता था और जो अपना शिकायत है वो अपना जो शिकायत वगैरह है वो सभी वो वहाँ पे ले जा करके अपने राजा को बताता था, और फिर ये जो राजा है उस तरीके से उसके सारे जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे वो उनको सॉल्व करता था। अब ये चीज़ रामायण और महाभारत दोनों में है। रामायण में भी हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे ये है, मतलब बेसिकली जब राम जी राजा बनते हैं तो उसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पे आ करके उनसे अलग अलग तरीके का जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको भी वहाँ पे शेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में तो ये मतलब वहाँ पे ये सीन ही दिखाया गया है कि बेसिकली वहाँ पे भी ये है कि जब धृतराष्ट्र राजा रहते हैं तो उन लोगों वहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम को बनाया गया था जो सिस्टम इस तरीके से बनाया था कि वहाँ अगर कोई प्रजा में भी अगर किसी को कुछ यहाँ पे बताया है, मतलब प्रजा में भी अगर किसी को किसी तरीके का कोई दिक्कत वगैरह है तो वो वहाँ पे आ करके ये मतलब अपना जो बात है वो अपने राजा को बता सकता है। अब बेसिकली उस टाइम पे सारे जो गवर्नेंस वगैरह होते थे वो धर्म के ही बेसिस पे होते थे कि धर्म ने जो है ये यहाँ पे क्या कहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर वेदास और स्मृतिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो बेसिकली एक बात कहा गया है जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड एज अ यूनिफाइड फैमिली। मतलब यूनिफाइड फैमिली का मतलब होता है कि सभी लोग जो हैं वो एक हैं और एक ही जैसे उन लोगों को यहाँ पे रहना है। इसके बाद अगर गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो उन्होंने जो अपना लाइफ है वो अलग अलग लोगों का जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में उन लोगों ने इसको जो है यहाँ पे बिताया था। फिर अशोका के ऊपर में भी ये है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ये किया था, मार काट किया था, बट एट द लास्ट उन्होंने भी एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए लास्ट में उन्होंने अपना जो जीवन है वो वहाँ पे दे दिया था। बट अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडिया के बारे में ये सिर्फ हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम जो देखते हैं हमें वही याद रहता है, और ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एंशियंट इंडिया में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। बट ये ज़रूर है कि महाभारत, रामायण और जो अलग अलग किताबें हैं उन सभी किताबों में जो है ह्यूमन राइट्स के भी बारे में दिया गया है कि हर एक इंसान जो है वो यहाँ पे एक है। अब डायरेक्टली वहाँ पे इस टाइप का तो बात ऑब्वियसली नहीं कहा जाएगा क्योंकि उस टाइम पे जो है आजकल के जैसा ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता था जिसकी वजह से हमें ह्यूमन राइट्स को इन स्फीयर्स में डिफाइन करना पड़े। सो स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा डिटेल में तो वहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट यस वहाँ पे ज़रूर ऐसा रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मेडिवियल इंडिया के बारे में तो द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया मार्क्स द एरा ऑफ द मुस्लिम रूल। बिफोर द मुगल रूल देयर वर एग्जिस्टिंग राइट्स रिलेटेड टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड रिलीजन। हाउएवर विद द अराइवल ऑफ द मुगल्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स फेस्ड चैलेंजेस। नेवरदलेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन सिग्निफिकेंट एम्फसाइसिस वाज प्लेस्ड ऑन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब मुगलों के टाइम पे भी अब कितना उन्होंने किया वो भी हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये भी हमें जितना दिखाया गया हम बस उतने के ही बारे में जानते हैं। बट ये ज़रूर था कि जब अकबर जो था ही वॉज अ वेरी वाइज किंग, तो वो अपने
मतलब उसके बाद जो राजा हुए और उसके पहले जो राजा थे उनमें बस यही डिफरेंस था कि अकबर वॉज मतलब वो अकबर एक कोऑपरेशन के साथ सरकार यहाँ पे चलाना जानता था। एंड यही कारण है कि उसे मतलब उनके लोग ने उसे जो है वो एक अकबर द ग्रेट का यहाँ पे टाइटल दिया है। बट द थिंग वॉज कि अकबर वॉज अ वेरी वाइज किंग और वो जानता था कि किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये जो सरकार है उसको यहाँ पे चला सकते हैं, अपना जो राजघराना है उसको वो वहाँ पे चलाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि राजाओं के पास भी जो है यहाँ पे बेसिकली एक ये होता था कि वो अपना एक सिस्टम वगैरह वहाँ पे इस्टेब्लिश करके रखते थे जिसके अंदर में किसी के साथ भी अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत होता है तो वो यहाँ पे आ करके जो अपना ये है जो भी अपना दुख है वो सब वहाँ पे वो उसको सुना सकता है। अकबर इंट्रोड्यूस्ड रिलीजियस पॉलिसी कॉल्ड दिन ए इलाही which aimed to promote secularism and religious tolerance. Moreover, religious movements like Bhakti and Sufi played a crucial role in advancing the history of human rights in India. However, these advancements were sometimes suppressed by other Mughal emperors such as Babur, Humayun and Aurangzeb. मतलब अकबर was a very wise king जो कि मैंने पहले भी कहा कि he was कि हम हिंदू को भी साथ में लेकर के चलेंगे और मुस्लिम को भी साथ में लेकर के चलेंगे, नॉट बिकॉज कि हमें उनसे प्रेम है बट बिकॉज कि हमें यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको एक अच्छे तरीके से चला करके रखना है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अकबर के टाइम पे यस इट वाज कि ह्यूमन राइट्स जो है वो मतलब ज़्यादा यहाँ पे मतलब हुआ कुछ हद तक वहाँ पे हुआ। बट अगर हम बात करते हैं बाकी मुगल किंग्स के बारे में तो औरंगज़ेब जैसे आदमी को तो कभी भी ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो एक ह्यूमन राइट्स को उसने यहाँ पे प्रमोट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के। तो मॉडर्न इंडिया में ही हम लोग बेसिकली ये बात पे जान पाएंगे क्योंकि मॉडर्न इंडिया आते आते ही हमें ये जो है ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता क्या है और इसको जो है यहाँ पे बेसिकली अगर हमें ये करना है, अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो वो यहाँ पे कैसे किया जाएगा। सो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैन बी सीन इन द मॉडर्न पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल बट ऑल्सो बिल्ट इट्स फाउंडेशन अपॉन एक्सप्लॉइटिंग द masses, causing economic, political, cultural and spiritual harm to India. After enduring colonial rule, every Indian family believed that the recognition and safeguarding and implementation of the human rights were not only fundamental but also essential for leading a civilized life. Key constitutional provisions in India contribute to the history of human rights in modern times. मतलब जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद हमें पता चला कि इतने सालों से हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो कितना ज़्यादा वायलेट किया गया था। औरंगज़ेब के टाइम पे जो है अलग अलग मतलब बेसिकली जो भी हिंदू राजा उसके खिलाफ जाता था वो उसको मरवा देता था, जो कि इसके पहले के राजाओं में नहीं था। अंग्रेज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा था कि वो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग लॉज का इस्तेमाल करके जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ये करते थे। अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिसमें ये कहा गया था कि एक आदमी का जो ये है मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, एक आदमी का जो प्रॉपर्टी है मतलब राजा का जो प्रॉपर्टी है वो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली इस अंग्रेज़ सरकार के पास में आ जाएगा। फिर जो 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था जहाँ पे कि आज़ादी का जो पहला यहाँ पे लड़ाई था उसमें तो यही हुआ था कि सबसे जो मेन रीज़न वही था कि वो रिलीजियन के ही बेसिस पे वो जो मेन है वो हुआ था कि सुअर और गाय की जो चर्बी है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती इंडियन सोल्जर्स को इस्तेमाल यहाँ पे करवाया जाता था जो कि उनके रिलीजियन का जो है यहाँ पे एक वायलेशन था। तो जब हम यहाँ पे आज़ाद हुए तो हमें ये मालूम चला कि कितने अलग अलग तरीक़ों से जो है यहाँ पे राइट्स को वायलेट किया गया था। और उसी समय पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके ही वहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे प्रियम्बल बनाया गया जहाँ पे यही कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हर एक आदमी को एक सोशलिस्ट और एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक जो है वो उस तरीके से यहाँ पे बना करके देगा। सॉरी वो क्या सोशलिस्ट नहीं था, डेमोक्रेटिक था। सेकुलर और सोशलिस्ट तो बाद में वहाँ पे ऐड हुए थे। खैर जो भी हो मतलब प्रियम्बल में बेसिकली संविधान के बारे में वहाँ पे एक बात बताया गया कि ये जो संविधान है वो हर एक आदमी के लिए यहाँ पे इक्वली रहेगा। फिर फंडामेंटल राइट्स तो हमें वहाँ पे बताया ही गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को या फिर
या फिर जो भी हमारे देश की सरकार रहेगी उसको सबका वेलफेयर हो सके, ये बात ताकि वहाँ पे प्रमोट हो, इसके साथ उसको भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद इंटरनेशनल स्फीयर में भी जो है अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है ये हुए, मतलब बेसिकली जो राइट्स है उनको यहाँ पे अलग अलग लॉज यहाँ पे बनाया गया, और इन्हीं लॉज के ऊपर में इंडिया में भी जो है अच्छा खासा लॉज जो है वो यहाँ पे बनाया गया था। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो कि हमारे सिलेबस में भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए एक एक्ट बनाया गया था, औरतों के लिए जो है यहाँ पे एक्ट बनाया गया था। फिर अगर बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस के लिए भी एक अलग से एक्ट यहाँ पे बनाया गया था। फिर चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए भी यहाँ पे एक्ट्स वगैरह बनाए गए थे। तो मेनली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम एक अच्छा खासा सोर्स और एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एंशियंट सोर्सेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ज़्यादा हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, और मेडिवियल सोर्स के बारे में भी यही है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो यहाँ पे भी वही बात है, मतलब आजकल यहाँ पे हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो ये बातें दोबारा से दी गई है कि बेसिकली आर्टिकल, मतलब संविधान में जो अलग अलग आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो तो हमारा सबसे पहला ही यहाँ पे बेसिकली जो सोर्स है या फिर जो मेन प्रूफ है वो तो हमारा फंडामेंटल राइट्स ही यहाँ पे है। और इसी के साथ साथ अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे केस लॉज हैं वो बेसिकली यहाँ पे बनाए गए थे। मतलब अलग अलग तरीके के केस लॉज भी हम अपने इंडिया में देख सकते हैं, जिन्होंने कि अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड्स पे अलग अलग तरीके से हम कैसे यहाँ पे ये कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब जैसे ये जो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, द नैरोली इंटरप्रेटेड ऑलमोस्ट इक्वेटिंग द राइट टू लाइफ विथ मियर एनिमल एग्जिस्टेंट, येट द लैंडमार्क केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 लिंकिंग इनटू आर्टिकल 14 द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। खैर ये सब हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल राइट्स। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि ये किए गए हैं। और अगर बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इट कम्बीर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मतलब बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल स्फीयर में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो नेशनल स्फीयर हो या फिर चाहे वो इंटरनेशनल स्फीयर हो, ह्यूमन राइट्स तो एक ही रहने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स वहाँ पे कुछ अलग नहीं होने वाला है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका जो कोई भी जो डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि नेशनल स्फीयर में क्या यहाँ पे सीन है, तो जो सबसे पहला बात है वो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही यहाँ पे बेसिकली स्टेट कर दिया गया है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरीके के जो प्रोविजंस है उनको बताया गया है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 है, उसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। फिर आर्टिकल 17 जो है वो हर एक तरीके का जो ये है जो टाइटल वगैरह है उसको यहाँ पे प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 19 जो है वो सभी को फ्रीडम, मतलब बेसिकली 4 या 5 अलग अलग तरीके के वो वहाँ पे उनको फ्रीडम देता है। आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमें एक अच्छा लाइफ जीने के लिए जो भी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें यहाँ पे वो ये करता है, प्रॉमिस करता है। फिर आर्टिकल 22 जो है वो शायद राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में है। फिर आर्टिकल 24 से लेकर के 25(6) जो है ये यहाँ पे बात करता है रिलीजियन के बारे में। तो बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक तरीके से वो जितने भी तरीके के राइट्स हो सकते हैं वो सभी के सभी
सभी के सभी तरीके के जो राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, prohibition on discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, and equality of opportunity in matters of employment, freedom of speech and expression, assembly, association, union, movement, residence, fiscal right against exploitation, prohibition of all forms of forced labor, child labor and traffic in human beings, right to freedom of conscience and free profession, practice and प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। मतलब बेसिकली हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी तरीके के ह्यूमन राइट्स एक किसी भी आदमी को यहाँ पे जरूरी हैं, वो सभी के सभी जो हैं, मतलब सभी के सभी ह्यूमन राइट्स वो वहाँ पे स्टेटेड हैं। और इसी के साथ साथ जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, या फिर जो बेसिकली हमने तो ह्यूमन राइट्स तो दे ही दिया, बट ह्यूमन राइट्स दे देने के बाद उन ह्यूमन राइट्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे वो तो खैर हमें एक मतलब उसके लिए भी एक मशीनरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्टेटेड है। और ये तो रहा सिर्फ संविधान का बात, जो कि किसी भी एक्ट मतलब किसी भी कंट्री का एक मेन लॉ होता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो भी एक बहुत बड़ा एंड एक स्पेसिफिक लॉ है, जो कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो मतलब ह्यूमन राइट्स का जो ये है रूल है उसको मतलब जो कंसेप्ट है उसको वो वहाँ पे ये करके रखता है, उसको वो वहाँ पे टारगेट करके रखता है। तो बेसिकली ये अलग अलग जगह है जहाँ पे मतलब नेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसी के साथ साथ जो अलग अलग हमने यहाँ पे राइट्स के बारे में बात किया हुआ है वो सभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो इंटरनेशनल सिनेरियो में तो और भी एक अच्छा तरीके का हम वहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो से ही हर एक कंट्री के अंदर में जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो ओरिजिन और जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आया हुआ था। तो अगर हम इंटरनेशनल स्फीयर में यहाँ पे बात करें तो अलग अलग जो ट्रीटीज़ या फिर जो अलग अलग यहाँ पे कन्वेंशंस या फिर डिक्लेरेशंस वगैरह हो गए, वो सब तो हम यहाँ पे जानते ही हैं। ICCPR, ICESCR, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑल द CEDAW मतलब औरतों के खिलाफ कोई भी चीज़ ना हो, फिर the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the convention on the rights of the child, the convention on the rights of persons with disabilities। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग हमारे पास यहाँ पे ये हैं, मतलब फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स हमारे पास अलग अलग तरीके के राइट्स हैं। बट ये इन सभी को छोड़ करके हमारे पास सबसे बेसिक लॉ, जैसे हमारे अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब जो हमारा संविधान है वो तो एक मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो संविधान ही है एक तरीके का। और ये जो है ये बेसिकली अलग अलग जो राइट्स मतलब बेसिकली जो राइट्स किसी भी इंसान को ज़रूरी होंगे वो सारे के सारे राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली एक बात है जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो अलग अलग राइट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 30 तक वो जो सारे के सारे राइट्स हैं हमें कोई भी राइट एकदम से आर्टिकल नंबर के साथ याद नहीं करना है। ठीक है, हमें बस थोड़े बहुत जो राइट्स हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। सबसे पहला तो यही है कि जितने भी लोग हैं वो फ्री एंड इक्वल यहाँ पे जन्म लेते हैं। मतलब एक आदमी जब भी जन्म लेता है तो वो सारे मतलब जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं वो उनसे इंडिपेंडेंट होकर के जन्म लेता है और वो इक्वली जन्म लेता है। वो किसी भी कोई भी आदमी ना किसी से ऊपर है ना वो उससे नीचे है। हर एक आदमी के अंदर में इक्वलिटी है। राइट टू लाइफ हर एक आदमी का है। हर एक आदमी के पास में एक्सप्लॉयटेशन से बचाने जाने का राइट है। हर एक आदमी के पास में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से टॉर्चर से लॉ के सामने एक इक्वल रिकॉग्निशन होना, ये सारी जो राइट्स हैं वो हर किसी के पास में दी गई हैं। बट इट इज़ नॉट कि हमें सारे के सारे जो राइट्स हैं वो यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। एक ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम हॉल में सभी राइट्स के बारे में हम लोग सोचेंगे और जो जो राइट्स हमें ये मतलब याद आते जाएगा वो राइट्स को हम लोग वहाँ पे
ये करते रहेंगे। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं डिस्कस दी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल इनसाइट्स, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें फालतू का जो है यहाँ पे दिमाग यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा, और अगर ये आ गया तो इसको स्किप करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा ये लेंथी सब्जेक्ट है कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें याद होने चाहिए उन्हीं को याद करने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एक अलग से इंटरनेशनल स्फीयर में बताओ कि किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है उनका डेवलपमेंट हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पहले ही है, और भी ज़्यादा माथे पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन भी लास्ट 2016 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ नॉट दैट कि इसको एकदम से जो है हम लोग दिमाग में याद करते रहें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अपने ही कंट्री का याद नहीं हो पा रहा तो हम बाकी का यहाँ पे याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि है ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। अब देखो, ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये दोनों आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं कि जो भी हमारा ह्यूमन राइट है उसमें राइट टू अ फ्री एनवायरनमेंट, एक फ्री एंड सेफ एनवायरनमेंट, ये भी वहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेटेड है। ठीक है, राइट टू अ फ्री एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी एक आदमी का यहाँ पे ह्यूमन मतलब ये भी उसका एक ह्यूमन राइट होता है। ठीक है, सो ऑल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। अ सेफ, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट is integral to the full enjoyment of a wide range of human rights, including the rights to life, health, food, water and sanitation. Without a healthy environment, we are unable to fulfill our aspirations. We may not have access to the minimum standards of human dignity. Human rights and the environment are intrinsically intertwined. A safe, clean, healthy and sustainable environment is essential in the enjoyment of our human rights, whilst polluted, hazardous and other unhealthy environments potentially violate our human rights. So environmental rights means any proclamation of a human right to environment conditions of specified quality. This means that they are not abstract, remote, irrelevant concepts. They are measurable, prominent and functional aspects of society and its ecology. More than 100 countries incorporate constitutional rights to healthy environment. When environment rights are violated, people and the planet suffer from reduced health and well-being. अब देखो, हम एक environment में रहते हैं, अगर वो environment सही नहीं रहेगा तो फिर हम किसी भी तरीके से हम भी जो है अच्छे से जी नहीं पाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? वो राइट्स जो कि एक आदमी को अच्छे तरीके से यहाँ पे जीने के लिए ये करे, मतलब जो उसे एक अच्छा जीवन दे सके। बट अगर एक एनवायरनमेंट हमें अच्छा जीवन नहीं दे पाता है तो फिर हम किस तरीके से हम किस तरीके से ये देखेंगे कि वो जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए यहाँ पे अच्छा हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट का अच्छा होना ये भी एक ह्यूमन राइट है, एंड बहुत सारे कंट्रीज़ इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड इसके तहत उन लोगों ने यहाँ पे लॉज भी जो है वो यहाँ पे बना करके रखा है। सो ऑन 28 July 2022, the United Nations General Assembly adopted a resolution declaring that everyone on the planet has a right to a healthy environment. This landmark decision is the result of decades of mobilization on various stakeholders. The resolution, based on a similar text adopted in October 2021 by the Human Rights Council, calls upon states, international organizations and business enterprises to scale up efforts to ensure a healthy environment for all. मतलब रिसेंटली एनवायरनमेंट के भी रिगार्डिंग बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्फीयर हैं उसमें भी जो है ये यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट केसेस वगैरह भी जो है वो हो चुका है। अब ये सब तो खैर एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में हो गया। अगर हम अपने इंडियन तरीके से बात करें तो इंडिया में जो है वो बेसिकली जो आर्टिकल 21 है उसी के अंदर में राइट टू एनवायरनमेंट भी उसी में स्टेटेड है, एंड इसी के साथ साथ अलग अलग केस लॉस जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो अलग अलग यहाँ पे केसेस हुआ है, इसी के साथ साथ जो ये था मतलब बेसिकली बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम आगे यहाँ पे चल करके देखेंगे। जैसे ये जो एक केस था जिसका नाम है यहाँ पे
ये जो गंगा पोल्यूशन का जो यहाँ पे केस था, फिर उसके साथ जो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जो जो यहाँ पे, एक सेकेंड, जो यहाँ पे ताज ट्रपीजियम नाम का केस था, ये अलग अलग जो केस लॉज हैं वो भी राइट टू एनवायरनमेंट को इंडिया में भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बातें हैं वो इंटरनेशनल स्फीयर में ज़्यादा यहाँ पे करके दी हुई है, बट मेन यही चीज़ है कि हमारा जो ह्यूमन राइट है उसमें राइट टू एनवायरनमेंट भी आता है। एंड इस राइट टू एनवायरनमेंट होने के नाते ह्यूमन राइट्स को जैसे हम नॉर्मली प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी को और एक्सटेंडेड तरीके से प्रोटेक्ट कर पाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक सेकेंड, एक सेकेंड।